So, hello everyone, this is Shudipta Mahanta and I hope you guys are doing good. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोइम जो जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल, जिसको बंगाली में लिखा गया था पहले, उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया। ये आपको इंग्लिश के सिलेबस में भी मिलेगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर पोएम है, बहुत ही सुंदर। आप इसको पढ़ेंगे तो लाइक इट विल गिव अ वेरी रेयर काइंड ऑफ इमेजिनरी ऑफ अ लैंडस्केप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ है आपका ऑथर्स का इंट्रोडक्शन। जीवनानंद दास, जो कि 17 फरवरी 1899 में जन्म हुआ था और उनकी डेथ 22 अक्टूबर 1954 में उनका मृत्यु हो गया था। ओके, ही वॉज अ इंडियन पोइट, राइटर, नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट इन द बंगाली लैंग्वेज। वो बंगाली लैंग्वेज में एक पोइट थे, राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे एंड एक एसेइस्ट थे, ऐसे लिखते थे इन बंगाली लैंग्वेज। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज रूपोशी बांग्लार कवि, पोइट ऑफ ब्यूटिफुल बंगाल। बेसिकली वो अपने बंगाल के लिए लिखते थे पोएम, तो उनको ऐसे बोलते हैं द पोएट ऑफ ब्यूटीफुल बंगाल। वो डिस्क्रिप्शन में बंगाल की तो जो सुंदरता थी वो अपने पोएम में लिखते थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको कहा जाता है रूपोशी बांग्लार खूबी। ओके, तो उनका जन्म एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट टाउन में हुआ था, बोरीशाल, बांग्लादेश। जो अभी देख रहे हैं उनका जन्म 1899 में हुआ था और हमारा इंडिया बांग्लादेश और मतलब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन इन 1947 में हुआ था। तो इनका जन्म पार्टीशन से पहले हुआ था। तो वो पहले वो इंडिया ही हुआ करता था, पर अभी वो बांग्लादेश है, ठीक है। तो उन्होंने अपना एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में किया था। वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी इन 1999। देन इन 1921 में उन्होंने अपनी एमए की डिग्री कंप्लीट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, जो पे उन्हें सेकेंड क्लास मिला उसमें। ओके, तो he joined the English department of City College, Calcutta as a tutor. In May 1930, he married Lavanya Pravai Das, a girl whose ancestors came from Khulna, Bangladesh. जो उनकी बीवी थी, उनके एंसेस्टर्स भी बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। In 1936, he went back to Borishal and joined the Brajamohan College, which was affiliated with the Calcutta University of Calcutta, and settled there. तो उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो अगेन वहाँ पे चले गए जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, इन बरिशाल, अभी जो बांग्लादेश में है, ठीक है। वहाँ पे जाके वो सेटल हो गए। पर इन 1946, during the partition of Bengal, he and his family, along with 10 million refugees, moved to West Bengal. तो जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो वो मूव कर गए थे। मतलब जब हिंदू मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी के लोग इंडिया में रहेंगे और मुस्लिम मेजोरिटी के लोग पाकिस्तान में रहेंगे, तो वैसे वो जैसे वो हिंदू थे, अभी वो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो तभी उन्होंने अपना बर्थ प्लेस छोड़ के यहाँ पे कलकत्ता में शिफ्ट हो गए, ठीक है। एंड ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ही रिसीव्ड रविंद्र मेमोरियल अवार्ड फॉर पेनालता सेन इन 1953 एंड ऑल। ये सारे आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव to the background, ठीक है। So this is the background of the poem. The poem I Shall Return to Bengal was originally written in Bengali language.
तो मैंने जैसा आपको बताया था पहले कि ये पोएम बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था आफ्टर ए ईयर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन के एक साल बाद, जब 1947 में पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो उसके एक साल बाद इन 1948 में इस पोएम को लिखा गया था। एंड उसका ओरिजिनल टाइटल था आवार आशिबो फिरे फ्रॉम बेनलाउताशिन। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल टाइटल, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसका ओरिजिनल टाइटल क्या था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आबार आशिबो फिरे। यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिख दिया है, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हियर। इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सुकांतो चौधरी। ये आपको जो भी मैंने बोल्ड में कर दिया है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में आपका आ सकता है। सुकांतो चौधरी ने इसको ट्रांसलेट किया था बंगाली से इंग्लिश में। ओके तो यहाँ पे द पोइट जीवनानंद दास वॉज born and brought up in Borishal, Bangladesh. Aftermath, when the Indian Muslims demanded for independence, independent homeland for Muslim community, तो वो लोग अलग हो गए तब से। आप यहाँ से कर लीजिए जो है नोट डाउन। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। The poem is beautifully structured in two big paragraphs. ये poem दो paragraphs में लिखा गया था, maintaining a beautiful rhythm in almost every line. The poem is constructed in a such way that provides a beautiful picturesque imaginary to the readers, which comes alive बिफोर वंस आई। तो राइटर ने इस पोएम को ऐसे डेफिनेशन में पहले भी बताया था, इतना सुंदर एक लैंडस्केप, एक नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने कि इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। आप मतलब आप ना वो इमेजिन कर सकते हो कि व्हाट वाज द राइटर वाज फीलिंग ऑन दैट टाइम, उनके आँखों के सामने क्या था, क्या हो रहा था। इतना सुंदर से उन्होंने एलोबरेट किया है ये सारी चीज़ें। द पोएट हैज़ ऑल्सो यूज्ड many figure of speech like metaphor, personification, exaggeration, hyperbole, and similes to enhance the beauty and the clarity of the poem, clearly expressing his wish to go to the bank of Dhanshiri river. ठीक है, तो पोएम वहाँ पे धनश्री रिवर के बैंक में जाना चाहते थे, आप देख सकते हैं। तो लेट्स मूव इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। ठीक, सो हियर इज द फर्स्ट 4 line of the poem. I shall return to this Bengal, to the Dhanshiri's bank, perhaps not as a man, but miner or fishing kite, or drawn crow, floating on the mist bosom of a light, in the shade of this jackfruit tree, in this autumn harvest land. पोइट ने कहा है कि वो बंगाल में जाना चाहते हैं, पर बंगाल में कहाँ जाना चाहते हैं? धनश्री बैंक, यहाँ पे देख रहे हैं मैंने, ये फर्स्ट लाइन पे देखिए, धनश्री बैंक। धनश्री एक नदी का नाम है जो कि अभी बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे जब पोइट बचपन में अपने अंकल के घर जाते थे, मामा के घर जो बोलते हैं, तो वहाँ पे जो जोलोकाटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मतलब डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश का ये एक नदी था। तो पोइट वहाँ पे बचपन में जाते थे, तो वो देखते थे, वो सुंदरता देखते थे कि उस नदी का कितना सुंदरता है। तो अभी पोइट ये बोल रहे हैं क्योंकि वो अगेन नहीं जा सकते बांग्लादेश में, अभी उनको कलकत्ता में ही रहना है, पर वो नॉस्टैल्जिक, वो याद कर रहे हैं। तो वो धनश्री बैंक में जाना चाहते हैं, पर हो सकता है कि वो ऐसे इंसान के रूप में कभी जा ही ना पाए,
आप वो मतलब उनकी इच्छाएं समझ सकते हो, जो उसकी डिटर्मिनेशन है। काश मैं इंसान के रूप में ना जा पाऊँ, पर मैं एक पक्षी के रूप में जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे तीन पक्षियों के नाम मेंशन किया गया है। एक माइना बर्ड, एक फिशिंग काइट मीन्स हॉक, ईगल बोलते हैं जिसे, एंड और ए ड्रोन क्रो, सुबह का जो कौवा होता है उसके रूप में जाना चाहता है। तो यहाँ पे आप वो नोट डाउन कर सकते हैं कि पोइट जो है वो कौन से रूप में जाना चाहता है। ठीक है। धनश्री बैंक में फ्लोटिंग ऑन द मिस्ट बूसम टू लाइट, वो कैसे जाना चाहता है धनश्री बैंक में। मिस्ट जो है ना, मिस्ट मीन्स फॉग, फॉग के छाती पे बैठ के वो जाना चाहता है वहाँ पे धनश्री बैंक में, मतलब धनश्री नदी के किनारे फॉग के छाती में बैठ के जाना चाहता है अंडर द शेड ऑफ दिस जैकफ्रूट ट्री। ठीक है। और वहाँ पे जो बैंक में क्या होगा, एक जैकफ्रूट कटहल का पेड़ होगा, कटहल के पेड़ के छाँव में वो लैंड करना चाहता है। ठीक है। और कब जाना चाहता है, कौन से सीज़न में वो जाना चाहता है, हार्वेस्टिंग सीज़न मीन्स ऑटम सीज़न में वो उस बैंक में जाना चाहता है। ठीक है। लेट्स गो टू, ये देखिए, एंड ये मैं आपको देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार के रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। Maybe he cannot go there as a man, but he wishes to go there after death as a myna, bird, hawk, big bird, or a dawn cow, which symbolizes the Hindu beliefs of rebirth and reincarnation. He wants to go there by floating on the mist bosom on land on the bank of Thanshri rivers under the shade of jackfruit tree during the harvesting season of autumn. तो लेट्स मूव, आप ये देख सकते हैं धनश्री रिवर्स इज अ रिवर इन द झोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। ठीक है। और माइना बर्ड, दिस इज माइना बर्ड, देख रहे हैं, दिस इज माइना बर्ड एंड दिस इज हॉक, वो फिशिंग काइट, एंड दिस इज ड्रॉन क्रो। मैंने इमेजिनरी के लिए लिख दिया है। एंड वो जो होता है ना मिस्ट फॉक, एंड दिस इज द मिस्ट फॉक, ये वो मिस्ट फॉक के छाती में बैठ के जाना चाहता है वहाँ पे। दिस इज जैकफ्रूट ट्री, कटहल का पेड़, इसके शेड में वो लैंड करना चाहता है, मतलब वो छाती, मतलब वो फॉग के मतलब फॉग के छाती पर बैठ के कटहल के पेड़ के नीचे लैंड करना चाहता है धनश्री बैंक में। और दिस इज हार्वेस्टिंग सीजन, सब खेती बाती हो जाता है, उसको हार्वेस्ट करने का टाइम होता है ऑटम सीजन ना, बहुत ही सुंदर व्यू होता है, तब जाना चाहता है वो। Or maybe a duck, a young girl's bell on my red feet, drifting on calmly scented waters all the day, for love of Bengal's river, fields, crops, I will come this way to the green shore of Bengal, drenched by Jalangi waves. तो इसमें पॉइंट बताना चाहते हैं कि वो रीजेनरेट, वो मतलब रीबर्थ होना चाहते हैं एज ए डक, एक हंस की तरह वो फिर से जन्म लेता चाहता है। और एक वो किसका पॉइंट एक डक के रूप में एक यंग टीनेज लड़की का पेट बनना चाहता है, जो कि उसके पैर में रेड फीट, जो हंस के पैर होते हैं ना वो लाल लाल होते हैं, ऑरेंज ऑरेंज होते हैं, तो उसके पैर में एक रेड कलर का धागा बांध दे, मतलब बेल बांध दे, जिससे ऐसे घुंघरू बाजते रहे ऐसे वो। एंड देन ही विल ड्रीव इन द कलमी सेंटेड वाटर्स। कलमी सेंटेड मतलब कलमी इज सिनेमन बार्क, ये मसाला एक टाइप का होता है। सिनेमन बार्क इज अ tree that is used to make masala. Okay. In the next three lines, the poet determines that he will
come to the green shore of Bengal for the shake of Bengal's river. तो वो क्यों आना चाहता है? The poet, why does the poet wants to come to the Bengal again? He wants to come to the Bengal again for the love of Bengal's river. उसके बंगाल की नदी के लिए, वहाँ के मतलब फील्ड्स के लिए, जो होते हैं ना फील्ड्स के लिए, वहाँ के क्रॉप्स के लिए, जो वहाँ पे उगते हैं चीज़ें. And to this green shore of Bengal drenched by, वो कैसे भी आना चाहता है. जलांगी रिवर्स इज अ रिवर, ये देख सकते हैं. दो वो जैसे भी आना चाहता है, चाहे उसको भीगी जाना क्यों ना पड़े, दो ही हैव टू ड्रेंच बाय द वेव्स ऑफ जलांगिनी रिवर्स, देन ऑल्सो ही वांट्स टू कम टू द धनसिरी इन द बंगाल, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े. देख सकते हो वो इनका डिटर्मिनेशन है कितना स्ट्रांग है. Let's move to the second line. This is the Kalmi, cinnamon bark, and this is the Hans. So actually, guys, you know what? You should always use the imaginary to remind something. ये आप इमेजिनरी देखोगे ना, आपको कुछ पूछेंगे यार कौन से आप इमेजिन कर सकते हो और फटाफट देख सकते हो. ठीक है. सो आइदर इन पोएम और कुछ भी हो, द इमेजिनरी और इमेज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, चाहे कुछ भी हो. ओके, सो लेट्स गो. जलांगिनी रिवर्स इज अ ब्रांच ऑफ द गंगास रिवर इन मुर्शिदाबाद एंड नदिया. तो ये वेस्ट बंगाल में है ये रिवर, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है और कलकत्ता में भी पड़ता है. इसको मतलब डिवीज़न होता है इसका, मतलब बांग्लादेश और कलकत्ता का. ओके, सो यहाँ पे पॉइंट फिर बोलते हैं, हो सकता है कि मतलब यहाँ पे जो ये दूसरा वाला पैराग्राफ है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पॉइंट डायरेक्टली रीडर्स को एड्रेस करता है. तो वो बोलता है रीडर्स को कि हो सकता है कि तुम मुझे एक ग्लास फ्लाई, एक मक्खी के रूप में भी देख सकते हो इन द इवनिंग ब्रीज. इन द मक्खी के रूप में देख सकते हो इन द इवनिंग ब्रीज, मतलब इवनिंग में जो ठंडी ठंडी हवा होती है ना फील्ड में, जब वो मतलब सब सुनसान एक ठंडी ठंडी हवा आती है, एक मधुमक्खी के रूप में देख सकते हो. और हियर एज ए बर्न आउल, इसको बर्न आउल आप देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, मेरे पास है ये इसका. दिस इज़ कॉल्ड बर्न आउल. इसको हमारे बंगाली में बोलते हैं लक्ष्मी फैचा, लक्ष्मी जी के वाहन है ये. ठीक है. सो हियर यू गो. फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री. सिल्क कॉटन ट्री मतलब वहाँ का बहुत ही एक सेकेंड, और ये एक बर्न आउल सिल्क कॉटन ट्री से चीख रहा है. ठीक है. ए लिटिल चाइल्ड टॉस ग्रेन ऑन द कोर्टयार्ड ग्रास, और ऐसे बच्चे के रूप में देख सकते हो जो ग्रेन दाना फेंक रहे हैं मतलब पक्षियों को. ठीक है. और ए बॉय ऑन द रूपशा टू जेट stream steer a dinghy with a torn white sail, white agrines swimming through the red clouds to their home in the dark. You will find me among their crowd. Okay, so guys, this is the last stanza. और यहाँ पे poet बोलते हैं कि लास्ट स्टैंजा वो एक बहुत ही सुंदर इमेजिनरी एक इवनिंग सिनेरियो डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. The poet directly addresses to the reader that maybe
they will see the poet as a glassfly riding on the evening breeze, or hear him as a burnt owl calling from the silk cotton tree, as a child tossing grains through on the courtyard, or as a boy on the boat torn with torn sail steering a dinghy in Rupsha River. तो यहाँ पे बोलते हैं, तो लास्ट पैराग्राफ में पोइट बोलते हैं कि वो पोइट को रीडर्स को बोलते हैं पोइट कि पोइट वो मतलब रीडर्स पोइट को ऐसे भी देख सकते हैं, एक ग्लास फ्लाई मैंने यहाँ पे बोल्ट में लिख दिया है, ग्लास फ्लाई अ बर्न आउल फ्रॉम द हु इज कॉलिंग फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री, और एज ए चाइल्ड टोजिंग ग्रेन्स टू द कार्डियर्ड, और एक बॉय और एक लड़की की तरह देख सकता है जो कि एक नाव चला रहा हो जिसके ऊपर का जो कपड़ा है फट गया है, जो नाव पे लगा रहता है ना, वो नाव चला रहा है, अपने डिंगी को आगे बढ़ा रहा है इन रूपशा रिवर. सो गाइस एंड लास्ट में बोलते हैं कि वो ऐसे वाइट एग्रेंट्स जैसे आपने शायद देखा होगा खेत में वाइट कलर के बड़े बड़े से पक्षी आते हैं, तो बोल रहा है कि शायद आप पोइट को इस रूप में भी देख सकते हो, वाइट एग्रेंट्स के रूप में भी देख सकते हो, जो कि फ्लाई कर रहे हो, मतलब फ्लाई कर रहे हो आसमान में इन द रेड क्लाउड्स, इन द मतलब कलरफुल क्लाउड्स में, स्काई में कर करके घर जा रहे हो, इवनिंग का टाइम है ना. द पोइट टेल्स अ रीडर दैट दे विल फाइंड हिम अमोंग द crowd of egrets flying towards their home nest in the evening. ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये ग्लास फ्लाई, दिस इज बर्न आउट, दिस इज द कॉटन ट्री एंड दिस इज द रूपशा रिवर. वेट, ये मैंने कहा ना डिंगी, स्टीयरिंग अ डिंगी और वाइट सेल और ये आपकी जो ये है ना, ये शायद फटा हुआ है, और ये लास्ट में ये आपने देखा होगा खेतों में जो बहुत ज़्यादा दिखता है, और ये उड़ के जा रहे थे ऐसे, कहाँ जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे. तो पोइट ने कहा कि लास्ट में वो कहाँ दिख सकते हैं, इनके साथ ऐसे ही कुछ ग्रुप में पोइट इनमें से कोई एक होगा जो कि उड़ते हुए अपने घर जा रहा हो इवनिंग में विद द रेड क्लाउड्स, मतलब ऐसे स्विमिंग करते फ्लाइंग करते जा रहा हो. ठीक है, सो देयर इज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर आपको पूछे कि आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल में कौन से नदी को डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है, तो फर्स्ट होगा आपका धनसिरी रिवर, ये एक रिवर है, दूसरा जलांगी रिवर एंड तीसरा रूपशा रिवर. ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ आप अगर मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ सकता है कि पोइट कौन से रूप में जाना चाहता था धनसिरी रिवर के बैंक में. तो ये होगा एक माइनर बर्ड, फिशिंग काइट, ड्रॉन क्रो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है माइनर बर्ड, हॉक और ड्रॉन क्रो. इन द सेकेंड पैराग्राफ एज अ डक जाना चाहता है, और ये इमेजिनरी इज अ ग्लास फ्लाई, बर्न और यहाँ पे एग्रेंट्स. ठीक है, दिस. तो गाइज़ आज हम यही ख़त्म करते हैं. आशा करती हूँ कि आपको सब समझ आ गया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.